स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर। क्लास 12 का केमिस्ट्री का मस्त ऑन शॉट लेकर आया हूँ, जो चैप्टर नंबर 4 है। एक ही क्लास में पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर समाप्त, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म। चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर का नाम है रासायनिक 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 वाल गतिकी। चैप्टर नंबर 4 है जो ऑन शॉट है, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। पूछा जाएगा कि चैप्टर नंबर 4 में कि रासायनिक बल गतिकी क्या है। रासायनिक बल गति क्या है? रासायनिक बल गति क्या है? क्या है? पढ़िए, रासायनिक बल गति क्या है? यह यह रासायनिक विज्ञान की वह शाखाएं है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर दर तथा उनसे प्रभावित प्रभावित करने वाले कारकों 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 को कारकों को कारकों को जैसे सांद्रता, इस कारकों को ही कारकों को कहा जाता है, उसे रासायनिक बल गति कहते हैं। उसके बाद जैसे में लिखना ताप, दाब, उत्प्रेरक या यह सब लिख देना। उसके बाद हो गया। और 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा पूरा पक्का। 2 नंबर में पूछेगा 2 नंबर हो जाएगा पक्का। उसके बाद पूछेगा कि वेग के आधार पर अभिकारक के प्रकार। वेग के आधार पर अभिकारक के 3 प्रकार होती है। तीव्र अभिक्रिया, अतिमंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया होती है। तीव्र अभिक्रिया क्या है? वे रासायनिक अभिक्रिया है जो 1 सेकंड में भी कम समय में पूर्ण हो जाता है, उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। अतः इन्हीं अभिक्रिया को वेग से ज्ञात नहीं किया जाता है। इस अभिक्रिया को वेग द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए लिख देना NaCl यानी सोडियम क्लोरीन AgNO3। जब इससे अभिक्रिया किया है तो सोडियम NaNO3 बना, Na बना, Ag और Cl बाहर हो गया। बस अभिक्रिया लिख देना, बस हो गया। उसके बाद दूसरा में अति मंद अभिक्रिया क्या है? इसका परिभाषा लिखना। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की कुल महीनों व वर्ष में भी अभिक्रिया प्रारंभ होने की जानकारी नहीं मिलती है, अर्थात परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, उसे मंद अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के लिखना वेग वेग एग्जाम्पल का लिखना वेग नहीं किया जा सकता है, जैसे लोहा जंग। एग्जाम्पल में लिखना, एग्जाम्पल में लोहा जंग छोड़ देना। बाद बाकी मंद अभिक्रिया का परिभाषा, यह ऐसी अभिक्रिया है जो कुछ 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 मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाता है। इसे 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 मंद अभिक्रिया कहलाता है। इसका वेग को ज्ञात किया जा सकता है। मंद अभिक्रिया को वेग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो क्या किया जाता है? इसका ज्ञात किया जा सकता है। सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। सब्जेक्टिव मजबूत है तो ऑब्जेक्टिव बनाने में टेंशन नहीं होगा, ज्ञात किया जाता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि इनका नोट में यह अध्ययन परिभाषा याद करना। अभिक्रिया जो कराया है, ये अभिक्रिया करा देना 2H2O के साथ हाइड्रोजन H2O बाहर निकला, H2O बाहर निकला प्लस O2 ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। अभिक्रिया कराने के बाद ये नोट पॉइंट में लिखना याद कर लेना। उसके बाद पूछा जाएगा कि है अभिक्रिया की दर का वेग क्या है? यह एकांक समय में प्रभावित उत्पाद संधारण को होने में वाले परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया का दर दर या वेग कहलाता है। अभिक्रिया की दर वेग बराबर उत्पाद का संधारण परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। उसके बाद ये लिखना है डेल्टा सी बराबर सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा टी बराबर बराबर समय में आयतन। साइन स्टार क्लासेस सब्सक्राइब। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर संख्या नेक्स्ट की ओर पूछा जाएगा कि क्या है? संख्या नेक्स्ट की ओर पूछा जाएगा असत दर वेग क्या है? क्या है असत दर वेग? क्या है? लिखना असत दर वेग यह किसी निश्चित अंतराल में अभिक्रिया उत्पाद अभिक्रिया उत्पाद संधारण में परिवर्तन डेल्टा सी द्वारा अभिक्रिया का असत वेग दर कहलाता है। परिभाषा लिख देना। उसके बाद ये लिखना दिखना ना याद कर लेना। उसके बाद 2 नंबर करेगा, परिभाषा लिखकर छोड़ देना, बस 2 नंबर दे देगा। उसके बाद कि तात्क्षणिक वेग क्या है? तात्क्षणिक वेग दर या क्या है? यह किसी निश्चित समय पर अभिकारक का उत्पाद संधारण में होने वाले परिवर्तन को दर, उसे अभिक्रिया को तात्क्षणिक वेग या दर कहलाता है। यह तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यह परिभाषा याद करना, ये कर लेना। उसके बाद ये भी देख लेना, याद करना इसका भाव इतना निकलता है। मान नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर पूछा जाएगा कि अभिकारक के वेग पर प्रभाव के कारक क्या है? अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक के वेग और प्रभाव में अभिकारक की सांद्रता लिखना। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में संधारण को बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या बढ़ के कारण टकरारों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे कारण इसी अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, जिसे अभिकारक की सांद्रता कहते हैं। परिभाषा लिख देना। अगर 2 नंबर पूछेगा तो 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद ताप का प्रभाव
ताप बढ़ाने से अभिक्रिया गति का वेग भी ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी जिसके कारण उनके बीच के टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है, अर्थात टक्कर अधिक हो जाती है तो अतः उत्पाद अधिक हो जाता है और अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। पूछा जाता है ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है तो बढ़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया के वेग क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस पर दुगुना हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है, 2 नंबरिया से 1 नंबरिया भी बन सकता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि उत्प्रेरक का प्रभाव, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। उत्प्रेरक का प्रभाव बताना। उत्प्रेरक अभिक्रिया को बढ़ाने पे, क्योंकि वह सक्रिय ऊर्जा को कम करता है। उत्प्रेरक यह अभिक्रिया है जो सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है, कम करता है। सक्रिय ऊर्जा को कम करता है, कम करने का कार्य करता है, जिसमें ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया को वेग को घटाता है क्योंकि ये अभिक्रिया ई को बढ़ा देता है। परिभाषा लिख देना, बस हो गया। इसके बाद ये खत्म हो गया। उसके बाद 4 नंबर में ताप का प्रभाव का परिभाषा लिखना। किसी गैस में अभिक्रिया को पर दाब बढ़ाने से आयतन घट जाती है, दाब बढ़ाने से आयतन घट जाती है, जिसके कारण अभिकारकों में सांद्रता भी बढ़ जाता है, अतः अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, लिखना अभी पांचवा हेडिंग में लिखना अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। जब पूछेगा तो लिखना एक परिभाषा कि अभिकारक अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। अभिकारक का प्रकृति का प्रभाव, यानी ठोस गैस द्रव में। निकला परिभाषा कि गैस या अभिक्रिया का वेग से बड़ा होता है, द्रव की अभिक्रिया के वेग से भी बड़ा होता है ठोस अभिक्रिया का वेग। यहाँ लिख देना, बस इतना हो गया। अभी पूछेगा था उसके बाद लिखना 7 नंबर में मध्यम की प्रकृति। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी याद कर लेना, परिभाषा याद कर लेना, नोट से भी याद कर लेना, देख लेना एक बार। यह भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यह भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विकर्ण का प्रभाव, विकिरण का प्रभाव, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, अभिक्रिया का वेग का नियम। अभिक्रिया का वेग का नियम क्या कहता है? अभिक्रिया का वेग का नियम अभिक्रिया का वेग का नियम संधारण से संबंधित स्थापित करने वाले समीकरण अभिक्रिया का वेग या वेग का नियम कहलाता है। इसी नियम का समीकरण भी निम्न है, निम्नलिखित है। अभिक्रिया का वेग का नियम, यानी उत्पाद ए से बी बनाता है उत्पाद, उसके बाद वेग है समानुपाती ए पर पावर एक्स पावर वाई, घात है बी पर पावर वाई, तो यानी पावर जुड़ता है, एक्स प्लस वाई है तो इनका लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। यहाँ के वेग स्थान है, लिख सकता है, यह भी लिख दीजिएगा। उसके बाद एन अभिक्रिया की कोटि है, बस हो गया। इसके बाद कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर। अभिक्रिया का नियम पूछेगा, बस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पूछेगा वेग 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 स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया का वेग क्या है? वेग क्या है? वेग अभिक्रिया का वेग क्या है? यह के आर बराबर के ए पर पावर एक्स पर पावर बी पर पावर वाई कहा था, इनका एक ही लिख देना। इसके बाद ये लिख देना, समझ हो गया। यहाँ पर परिभाषा लिखना है कि किसी अभिक्रिया का वेग उस समय की अभिक्रिया के बराबर होता है जो प्रत्येक अभिक्रिया की इकाई होती है। उसके बाद नॉट पॉइंट में याद कर लेना। उसके बाद इसका मात्रक भी याद कर लेना, मोल इनवर्स लीटर से इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, यह याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर, अभिक्रिया की कोटि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अभिक्रिया की कोटि, शून्य अभिक्रिया की कोटि, प्रथम अभिक्रिया की कोटि जो व्यंजनक ज्ञात करने के लिए कहता है 5 नंबर में, उस पर ध्यान देना ज्यादा, याद कर लेना। 2027 में पूछने का संभावना है, 2027 में पूछने का संभावना है, क्योंकि 26 में नहीं पूछा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया 27 में पूछने का संभावना है, 100% होगा संभावना है। शून्य अभिक्रिया कोटि का परिभाषा दे। शून्य किसी अभिक्रिया की दर समीकरण को व्यक्त करने के लिए संधारण की घातों का योग को अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया घातों की योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। परिभाषा का उदाहरण भी दे देना, ए प्लस बी से बनाता है कोई उत्पाद, तो एक एक्स प्लस ए पर पावर एक्स है तो बी पर पावर वाई है, तो अभिक्रिया जो बनाएगा एक्स प्लस वाई बनाएगा। कुछ को उदाहरण के लिए कोई भी परिभाषा दे देता है, यानी उदाहरण के लिए मान लीजिए ए पर पावर कितना है, ए पर पावर 1 है प्लस ए पर पावर बी पर पावर मान लीजिए 2 है, तो इनका जो उत्पाद बनेगा क्या बनेगा, 1 + 1 + 2 बराबर 3 उत्पाद करेगा। कोई भी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण दे देना। अगर अभिक्रिया को पूछाएगा तो परिभाषा लिखकर एक उदाहरण को भी अपने मन से दे देना, बस 2 नंबर करेगा, 2 नंबर पक्का दे देगा यहाँ पर। हो खत्म। उसके बाद ये नोट पॉइंट में याद करना। अभिक्रिया की कोटि का लक्षण, एक कोटि के आधार पर अभिक्रिया के शून्य, प्रथम कोटि, द्वितीय, तृतीय कोटि अभिक्रिया को वर्गीकृत किया जाता है। जो कोटि प्रयोग का मान अर्थात किसी रासायनिक समीकरण को देखकर कोटि नहीं बताया जा सकता है। कोटि व अभिक्रियता के मान सामान्य भी हो जाता है। कोटि को का कोई मान नहीं होता है। किसी जटिल अभिक्रिया की कोटि सबसे मंदतम पद पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक व विभिन्नात्मक भी हो सकता है।
उसके बाद पूछा जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि की वह अभिक्रिया है जिसमें दर और वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे ही शून्य कोटि का अभिक्रिया कहलाता है। लिख देना। उसके बाद ये परिवर्तन देख कर लिख देना। 5 नंबर में पूछा जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक लिख देना। उसके बाद हो गया 2 नंबर में ही पूछता है, पूछेगा तो यहाँ तक लिख देना। उसके बाद इस शून्य कोटि की अभिक्रिया के समकालीन वेग का 5 नंबर में पूछने की संभावना है। 5 नंबर में पूछने की संभावना है। यानी मान लीजिएगा एक बार आर बराबर पी मान लीजिए, या ए मान लीजिए, कुछ भी उत्पाद है, तो इसके बराबर इतना, तो माइनस डी आर अपॉन डी टी लीजिएगा, अगर फिर लीजिएगा तो डी आर अपॉन डी टी के बराबर इतना। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए चलिएगा तो जीरो एन बराबर जीरो मान ले रखिएगा अगर, यानी के पर पावर यानी माइनस डी टी अपॉन डी आर डी टी, इनका साथ समाकलन किया है तो माइनस डी टी डी आर आया, डी टी डी माइनस डी आर आया। उसके बाद के आर नोट, के आर पर पावर जीरो, के आर पर पावर नोट जीरो हो गया, के डी टी आया, तो ये माइनस ही बगल आई माइनस आ गया डी आर माइनस डी टी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, न मानिएगा, इधर हो गया, दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, यानी दोनों तरफ समाकलन कीजिएगा, इंटीग्रेशन लगाइएगा, ये बार अपर लिमिट ए लोअर लिमिट ए डॉट लग रख कर रखिएगा। तो उसके बाद होता फार्मूला टी करने लगा माइनस के टी, यानी ए माइनस ए डॉट ए नॉट आया, यानी माइनस में है, बगल आएगा प्लस में हो जाएगा। उसके बाद ए नॉट माइनस ए आया। उसके बाद के बराबर 1 अपॉन टी, टी इक्वल आ गया, इक्वल गुना में है, इक्वल आएगा भागा में हो जाएगा। उसके बाद है नॉट, नॉट में लिखना है ए अभिकारक की संदर्भता है, यदि ए नॉट ए बराबर होगा तो ए बराबर ए माइनस एक्स का होगा, ए माइनस एक्स होगा। उसके बाद लिख देना यहाँ तक लिखने के बाद के बराबर एक्स अपॉन टी, जहाँ एक्स वियोजन की मात्रा है, लिख देना, बस हो गया। 5 नंबर करेगा, 5 नंबर दे देगा, यही लिखना छोड़ देना, बस हो गया। इसके बाद पूछा जाएगा कि शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का लक्षण, शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का लक्षण क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव स्थिर रहता है, यानी कि आर बराबर के समान होती है, आर का मान सदैव की मात्रा मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, सेकेंड इनवर्स होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट के समानुपातिक होता है, अर्थात टी हाफ अपॉन नॉट ए नॉट अपॉन टू के। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण करती है इतना और इतना पर 1 अपॉन टी 1 माइनस 1 नॉट ए नॉट माइनस ए के बराबर एक्स अपॉन टी। शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पुण्य होती है, इनका पुण्य अपुण्य पुण्य लगा समय ए अपॉन के बराबर होता है, ये लिख देना। उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लिखना है। उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा इसी प्रकार है, कुछ लिखना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसकी दर इकाई सांद्रता प्रथम घातों का समानुपातिक होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की उदाहरण के लिए कुछ भी दे देना, 2 नंबर में पूछा जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिख देना। उसके बाद उदाहरण के लिए लिख देना, 2 है O2, जब भी टूटेगा तो 4NO2 प्लस O2 बनाएगा, बस एक उदाहरण देना और छोड़ देना, 2 नंबर करेगा, 2 नंबर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रथम कोटि के अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समकालीन के वेग का नियम प्राप्त करें, यानी आर बराबर पी मान लेना, इसके बाद ये मान लेना। उसके बाद 5 नंबर पूछने की संभावना है, 100% कर सकते हैं, 5 नंबर पूछेगा इस सवाल। इसके बाद ये मान लेना, इसके बाद माइनस आर डी आर अपॉन के टी मान लेना, डी आर अपॉन डी टी माइनस के टी हो जाएगा। दोनों तरफ जब समाकलन कीजिएगा इतना आएगा, समीकरण इसको एक मान लीजिए, समीकरण एक मान लीजिए, टी का मान 0 रखिएगा, आर का मान आर नोट का रखिएगा, फिर आई का मान समीकरण एक में रखिएगा, इतना मान आएगा। उनका बाद काटिएगा, के टी आएगा 1 अपॉन लॉग इतना, लॉग ई का मान होता है लॉग ई मान लीजिए पूरा एक्स है, तो इनका मान होता है 2.303 लॉग 10 होता है, लॉग 10x होता है। अब इनका जगह पर ये मान रखना, ये लॉग का जगह पर, ये लॉग का जगह पर यहाँ ये मान रखना, तो अब उसके बाद प्रूफ हो जाएगा, यहाँ रखना मान प्रूफ हो जाएगा। क्या है के टी बराबर लॉग 2.3 इतना लॉग अपॉन आर नॉट अपॉन आर। उसके बाद ये करना लॉग 10 अपॉन आर नॉट अपॉन आर, जहाँ आर नॉट प्रारंभिक सांद्रता है और अंतिम सांद्रता ए से माइनस एक्स है। इनके बाद यहीं पर छोड़ देना, हो गया, 5 नंबर दे देगा। उसके बाद आएगा तो आर लिख सकते हैं, ये आगू नहीं लिखिएगा तो कोई भी बात नहीं है, आपका मर्जी, लिखिएगा चाहे ना लिखिए, यानी 2.303 ए लॉग, इनको आर नॉट को ए मान लीजिएगा, ए लिख सकते हैं और आर को ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो फाइनली आंसर यहाँ तक हो जाएगा। केमिस्ट्री का नोट्स बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, यहाँ पे बहुत हो गया समस्या। 5 नंबर का यहाँ तक 5 नंबर मिल जाएगा। अर्ध आयु काल की परिभाषा दे, ये देख लीजिएगा, ये 5 नंबर पर पूछने की संभावना है, 100% भी 5 नंबर पर पूछने की संभावना है।
यही 2 क्वेश्चन मस्त इंपॉर्टेंट है। अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें किसी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है, जिसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसे टी हाफ से प्रदर्शित किया जाता है या सूचित किया जाता है। इसे लिखना टी हाफ से सूचित किया जाता है अपने मन से। पाया कि प्रारंभिक सांद्रता R बराबर A मान लीजिएगा। उसके बाद इतना प्रथम कोटि के विकल्प से चलिएगा, तो प्रथम कोटि की मानता है K बराबर 200 2 पॉइंट दूसरा नहीं होता है 2.303 अपॉन टी लॉग R अपॉन R नॉट होता है। इनका मान रखिएगा। उनके बाद काट का A से A खत्म। लॉग लॉग टू लॉग 210 का मान होता है 0.310 होता है। लॉग 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 10 2 का मान होता है इतना। यहाँ बैठाइएगा, इससे गुना कीजिएगा। उसके बाद के बराबर कितना आएगा, के बराबर इतना आएगा 0.693 अपॉन टी हाफ आएगा। लास्ट में फाइनल आंसर हो गया। 5 नंबर पूछेगा, 5 नंबर पक्का दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर पूछेगा कि प्रथम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लक्षण पर वेग नियम रहता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग संधारण पे n गुना पर वेग n गुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग n गुना हो जाता है। प्रारंभिक और अंतिम सांद्रता होता है इतना और इतना। क्या प्रथम कोटि अपूर्ण होता है। यह अभिक्रिया अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होता है। अभिक्रिया की अभियंता ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल अभिक्रिया की अभियंता कहते हैं। इनका समीकरण परिभाषा दे देना उदाहरण के लिए। उसके बाद ये याद कर लेना, मैन टॉपिक है ये अभी याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर चलिएगा। यह भी देख लेना थोड़ा बहुत, ये सब नहीं पूछता है, थोड़ा बहुत देख लेना। सो बे उसके बाद अभिक्रिया की अभियंता तथा कोटि में अंतर लिखे। यह कोटि में अंतर लिखना 2 नंबर पूछेगा तो पक्का 2 नंबर दे देगा, याद कर लेना है। अभिक्रिया की अंतर इसमें की है, इस क्रिया के विधि द्वारा किया जाता है। इसे क्रिया विधि द्वारा, इसे प्रयोग विधि द्वारा किया जाता है। यह सदैव सैद्धांतिक मान होता है, यह प्रयोग द्वारा मान होता है। इसमें शून्य कोटि नहीं होता है, इसमें शून्य कोटि होता है। इसमें इसका मान सदैव पूर्ण होता है, इसका मान सदैव अपूर्ण यानी भिन्न होता है, भिन्नात्मक होता है। इसमें लिखना इसका मान सदैव धनात्मक होता है, इसका मान सदैव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। इसमें अभिक्रिया की कोटि में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान होता है। बस लिखना तो नहीं करेगा, 2 नंबर दे देना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलना कि उसके बाद हाई है कि हाँ है, ये याद करना करना ना करना कोई बात नहीं, देख लेना थोड़ा बहुत क्या आवाज़ पर परमाणु। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलना। इसके बाद लास्ट है आर्हेनियस का समीकरण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट पूछने का संभावना है 70 में, कहते हैं 99% सत्य बात है, पूछने की संभावना है। पूछेगा 2 नंबर या 5 नंबर में, पूछेगा 2 नंबर या 5 नंबर, 2 नंबर या 5 नंबर, 2 नंबर या 5 नंबर में पूछेगा। प्रश्न है क्या क्या कहता है प्रश्न समझिए। कहता है प्रश्न कि आर्हेनियस का समीकरण को परिभाषा दे। आर्हेनियस का समीकरण का परिभाषा निम्न है। आर्हेनियस वेग को बढ़ाने पर ताप में प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण को प्रस्तुत किया, जिसे हम आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। इसका समीकरण होता है के बराबर ई माइनस ई ए अपॉन आर टी ये लिख देना आर्हेनियस का समीकरण। उसके बाद लिखना कि जहाँ 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 ए आर्हेनियस का गुणांक है। ई ए सक्रिय ऊर्जा है, आर गैस स्थिरांक है, टी प्राशन दाब है। बस लिख देना। उसके बाद नोट पॉइंट में ये लिख देना, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। 2 नंबर पूछेगा, यहीं तक लिख कर छोड़ देना, 2 नंबर दे देगा, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद ये लिखना लिखना ना लिखा तो कोई बात नहीं, याद कर लेना थोड़ा बहुत। बस हो गया, ये चैप्टर समाप्त। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा ऑन शॉट में। ये चैप्टर खत्म हो गया ऑन शॉट में। चैप्टर नंबर 4 भी खत्म हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 होगा तो बता देंगे। दूसरा चैप्टर देखते हैं कौन इंपॉर्टेंट है। डी एफ ब्लॉक का तत्व होगा तो बता देंगे, वो पढ़ा देंगे। उसके बाद समाप्त हो जाएगा। केमिस्ट्री खत्म है, पीडीएफ इसको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। पीडीएफ इसका नोट्स देख लीजिएगा एक बार रिवाइजिंग करने में बढ़िया होगा। पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा हिस्ट्री का, पीडीएफ एक बार देख लेना, रिवाइजिंग करने में बढ़िया होगा।